मिशन प्रवक्ता के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मिशन प्रवक्ता का जो ध्येय वाक्य है कि आप यहाँ आए हैं स्टूडेंट बनकर, लेकिन भरोसा रखिए आप निकलेंगे प्रवक्ता बनकर। इस ध्येय वाक्य को मोटिवेशन मानकर हमने और आपने एक टेस्ट श्रृंखला की शुरुआत किया था। तो आइए चलते हैं अपनी टेस्ट श्रृंखला की तरफ, क्योंकि तैयारी 4 की वैकेंसी बहुत ही निकट है, क्योंकि आज जेडीओ के जो जो ट्विटर हैंडल है या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां से जानकारी निकल के आई है कि जो बीपीएससी तैयारी 4 की वैकेंसी जो वैकेंसी है वो मई में प्रारंभ होगी। तो हम और आप बिना देरी किए हुए अपने प्रस्टिक को थोड़ा सा और मजबूत बनाते हैं, अध्ययन लगातार जारी रखते हैं। चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि लाभ मिंटो ने सबसे खतरनाक व्यक्ति के रूप में किसे संबोधित किया। थोड़ा सा इसको देख लेंगे, कुछ मुझे लगता है टाइपिंग इधर होगा। क्वेश्चन हमारा है कि लाभ मिंटो ने सबसे खतरनाक व्यक्ति के रूप में किसे संबोधित किया। तिलक को संबोधित किया, या अरविंद घोष को संबोधित किया, या महात्मा गांधी को संबोधित किया, या सरदार पटेल को संबोधित किया। अब देख लेते हैं कि इसको संबोधित किया, तो बिना देरी किए हुए इसका जो सबसे राइट आंसर होगा वह होगा कि लाभ मिंटो ने अरविंद घोष को एक सबसे खतरनाक व्यक्ति के रूप में संबोधित किया। यानी इसका जो सबसे राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? अरविंद घोष। अरविंद घोष के बारे में यदि थोड़ा बहुत परिचय जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, अरविंद घोष का जो जन्म है वो जो है 15 अगस्त 1872 को 15 अगस्त 1872 को कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था। अरविंद घोष का जन्म 15 अगस्त 1900 आ जा रहा है 1872 को कोलकाता में हुआ था। इनका जो जन्म एक कुलीन परिवार में हुआ था, मतलब संभ्रांत परिवार में हुआ था, अच्छे परिवार में। इनके जीवन को अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करें तो इनका जो जीवन है उसको आप 3 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। कितने चरणों में विभाजित कर सकते हैं? 3 चरणों में आप विभाजित कर सकते हैं। इनका जो पहला चरण था वो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी का था। जो इनका पहला चरण था वो कौन सा था? क्रांतिकारी राष्ट्रवादी का। जो इनका जो दूसरा चरण था वो उग्र राष्ट्रवादी का था। जो इनका दूसरा चरण है वो उग्र राष्ट्रवादी का था। जो इनका तीसरा चरण था वो आध्यात्मिक राष्ट्रवादी का था। जो इनका तीसरा चरण है वो आध्यात्मिक राष्ट्रवादी का था। तो हमने देखा इनका जो पहला चरण है वो कैसा चरण है? वह जो है क्रांतिकारी राष्ट्रवादी का है। मतलब एक तरीके से आप अगर समझने की भाषा में देखें तो वह नरम दल से, या जैसे उनका जो स्वभाव था, क्रांतिकारी जो विचारधारा थी, थोड़ा सी शांत थी। लेकिन जब इनका दूसरा चरण शुरू होता है, इनका जो है दूसरा चरण जब शुरू होता है तो वे उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित होते हैं। उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित होते हैं। कहने का मतलब है कि जो गर्म दल या नरम दल की जो कॉन्सेप्ट है, ये आप देख सकते हैं एक ही व्यक्ति में देख सकते हैं। पहले व्यक्ति का स्वभाव भी कैसा होता है? नरम होता है, फिर बाद में वो गर्म हो जाता है। 2 चरण पे। जीवन के अंतिम पड़ाव में यदि हम देखें तो इनका जो चरण रहा वह कैसा रहा? आध्यात्म की तरफ चले गए। कहाँ चले गए? आध्यात्म की तरफ चले गए, लेकिन राष्ट्रवाद से अपना नाता नहीं जोड़ा। राष्ट्रवाद से अपना नाता नहीं तोड़ा, इसलिए इनका जो तीसरा चरण है वो आध्यात्मिक राष्ट्रवादी का इनका चरण माना जाता है। इनकी शिष्या का नाम, क्योंकि एक गुरु शिष्य की परंपरा है, राजनीति विज्ञान विज्ञान में हमेशा ही देखते हैं कि गुरु शिष्य की परंपरा होती ही है। तो इनकी जो शिष्या का नाम था वो मीरा रिचार्ड। क्या नाम था इनका? मीरा रिचार्ड। इनको जो है मीरा रिचार्ड को, जो इनकी शिष्या थी, इनको मदर के नाम से भी संबोधित किया जाता था। और एनी बेसेंट ने अरविंद घोष के विषय में लिखा है, ये क्या थे? ये भारतीय मनीषी थे। यानी एनी बेसेंट ने इन्हें भारतीय मनीषी की संज्ञा दी थी। इनके बारे में एक लिस्ट देखें। इनका जन्म 15 अगस्त 1872 को हुआ। कहाँ पे हुआ? कोलकाता में हुआ। कहाँ पे हुआ? कोलकाता में हुआ। कुलीन परिवार में हुआ। इनके जीवन के 3 चरण पाए जाते हैं। पहला राष्ट्रवादी, दूसरा उग्र राष्ट्रवादी, तीसरा आध्यात्मिक राष्ट्रवादी। इनकी शिष्या का नाम मीरा रिचार्ड। इनकी शिष्या का नाम क्या है? मीरा रिचार्ड, जिसको हम मदर के नाम से भी संबोधित करते हैं। एनी बेसेंट जी ने इनको भारतीय मनीषी की संज्ञा दी। एनी बेसेंट ने इनको किसकी संज्ञा दी? भारतीय मनीषी की संज्ञा दी। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। बाकी जो ऑप्शन है पोस्टमार्टम करते हैं, देखते हैं इनके बारे में भी थोड़ा बहुत। तिलक जी के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि उग्रवादी राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। अरविंद घोष के बारे में हमने पूरा इंट्रो दे ही दिया है। महात्मा गांधी को आप राष्ट्रपिता के नाम से जानते ही हैं। इनके तमाम आंदोलन के बारे में कभी एक क्वेश्चन बना के लाएंगे तो महात्मा गांधी जी के बारे में टोटल जानकारी देंगे। सरदार पटेल जी के बारे में जानते हैं,
इनको भारत का क्या कहा जाता है? इनको भारत का स्मारक कहा जाता है, ठीक, क्योंकि इन्होंने बहुत सी रियासतों को भारत का एकीकरण किया, सारी रियासतों को जोड़ा आदि। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्न में से किसको बंगाल की क्रांति का रूसो कहा जाता है? हमारा जो अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से किसको बंगाल की क्रांति का रूसो कहा जाता है? रूसो के विषय में तो आप लोग परिचित होंगे ही। रूसो सामाजिक समझौता सिद्धांत के क्या एक विचारक है। रूसो जो है सामाजिक समझौता सिद्धांत के एक विचारक हैं। तो वही चीज है कि बंगाल की क्रांति का रूसो किसे कहा जाता है? ऑप्शन हमारे हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, वीर सावरकर, स्वामी विवेकानंद या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बिना देरी किए हुए, कोई भूमिका नहीं बनाते हुए सीधे अपना आंसर जानने का प्रयास करते हैं। तो इसका सबसे जो राइट आंसर होगा वो है स्वामी विवेकानंद। थोड़ा आपको जान के आश्चर्य भी हुआ होगा कि स्वामी विवेकानंद को बंगाल की क्रांति का रूसो कहा जाता है। नाम में थोड़ा सा स्वामी देख के आप लोग सोचे होंगे कि वीर सावरकर को कहा जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को कहा जाएगा, लेकिन बंगाली क्रांति का रूसो इसे कहा जाता है, स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। तो थोड़ा बहुत परिचय, बहुत संक्षिप्त परिचय स्वामी विवेकानंद का भी जानने का प्रयास करते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ। 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ। कहाँ पे हुआ? कोलकाता में हुआ। कोलकाता में कहाँ पे हुआ? कोलकाता में हुआ। कोलकाता में अरविंद घोष का भी जन्म हुआ था। तो कोलकाता जो है अच्छे खासे महापुरुषों की जन्मस्थली होती है, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी भी है। इनके जन्म दिवस को हम युवा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इनके जन्म दिवस को हम किस रूप में मनाते हैं? युवा दिवस के रूप में प्रतिवर्ष हम मनाते हैं। इनका प्रारंभिक नाम या बचपन का नाम कहें तो नागेंद्र दत्त था, जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन मुझे लगा कि एक बार स्मरण करा दिया जाए, दोबारा रिकॉल हो जाए चीजें। इनका जो बचपन का नाम था वो नारेंद्र दत्त था, नागेंद्र नहीं, नारेंद्र दत्त था। इनकी शिष्या का नाम एलिजाबेथ नोबेल था। इनकी जो शिष्या थी, इनकी भी एक शिष्या थी, बहुत फेमस है, भगिनी निवेदिता के नाम से भी हम उनको जानते हैं। इनकी शिष्या को हम भगिनी निवेदिता के नाम से भी जानते हैं। उनका जो असला नाम था वो क्या था? एलिजाबेथ नोबेल। स्वामी जी के बारे में सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि ये आधुनिक भारत के निर्माता है। स्वामी जी के बारे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि ये आधुनिक भारत के निर्माता है। यानी कौन? विवेकानंद जी आधुनिक भारत के निर्माता है। इन्हीं के बारे में यदि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि यदि भारत को समझना है, यदि भारत को समझना है तो आपको स्वामी जी को पढ़ना पड़ेगा, यानी विवेकानंद जी को पढ़ना पड़ेगा। एक स्मृति के तौर पे रिकॉल कर लेते हैं चीजों को। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ। इनके जन्म दिवस को हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। इनका प्रारंभिक नाम नारेंद्र नाथ दत्त था। इनकी जो शिष्या का नाम एलिजाबेथ, जिसको हम भगिनी निवेदिता के नाम से भी जानते हैं। आधुनिक भारत के निर्माता स्वामी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इनको कहा गया। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा कि भारत को यदि समझना है तो आपको स्वामी जी को पढ़ना पड़ेगा। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अन्य ऑप्शनों के बारे में यदि हम देखें तो वीर सावरकर, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी या पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने आपका वंदे मातरम लिखा। वीर सावरकर जी हिंदू क्रांतिकारी के सबसे प्रबल नेताओं में से एक रहे। अगला हमारा क्वेश्चन है, न्याय सबके लिए समान है। कोटेशन है, न्याय सबके लिए समान है, उसमें मित्र व शत्रु का कोई भेद नहीं होता है। या किसने कहा? इसने कहा था तो बहुत अच्छी बात है, तो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले समझिए कि कितना बढ़िया कोटेशन है। जिसने भी कहा होगा कि न्याय सबके लिए समान है, इसमें मित्र व शत्रु का कोई भेद नहीं होता है। मतलब जब भी आपको भी मैं व्यक्तिगत तौर पे एक बड़े भाई के नाते मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी आपको न्याय करने का मौका मिले, या आप जो है किसी ऐसे पद पर हो, या ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो जाए या आपको न्याय करना है, आपको कोई निर्णय लेना है, आप उस वक्त अपना और पराये का भेद मत कीजिए कि या ये अपना है तो इसके कुछ फेवर में कुछ चीजें कर देते हैं, ये पराया है तो इसके फेवर में कुछ चीजें नहीं करते। नहीं, क्योंकि ये प्राचीन काल से न्यायाधीश का मतलब यही होता है कि वो अपने और पराये में कोई भेद ना करे। इसलिए आप देखते होंगे कि भारत की जो कानून की देवी हैं, उनकी आंखों पे क्या बांधी जाती है? पट्टी बांधी जाती है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक चीज, यह कोटेशन किसने कहा था? पॉलीमार्कस ने कहा था, या सेल्फास ने कहा था, या ट्रेसी मैक्स ने कहा था, या इनमें से कोई नहीं कहा था? इनमें से कोई नहीं का एक परमानेंट ऑप्शन सब बन सा ही गया है। अब मेरे हर क्वेश्चन में ही एक ऑप्शन आपको परमानेंट देखने को मिल ही रहा होगा। इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं, तो इसका जो सबसे राइट आंसर भी है वो इनमें से कोई नहीं ही है। ठीक है, इसका जो सबसे राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं है।
अब बात समझ निकल के आती है कि अगर कोई नहीं है तो किसने कहा था? तो जानते हैं कि ये कोटेशन किसने कहा था? या कोटेशन प्लेटो ने कहा। किसने कहा था? या कोटेशन प्लेटो ने कहा। थोड़ा बहुत लोग प्लेटो के बारे में जानने का भी प्रयास करते हैं कि प्लेटो, हालांकि आप जानते होंगे थोड़ा सा रिवीजन के पर्पज से इसी क्वेश्चन के साथ साथ आपको कई चीजें मिलती रहे। देखिए प्लेटो के बारे में बहुत ज्यादा तो बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी इनका जो जन्म जो है 428 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जो जन्म जो है 428 ईसा पूर्व में हुआ था और मृत्यु जो है 347 ईसा पूर्व में हुई। जन्म 428 ईसा पूर्व और मृत्यु 347 ईसा पूर्व। बाकी प्लेटो के बारे में देखें तो इनकी जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम रिपब्लिक है, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, रटा ही होगा मुंह पे जबान पे हमेशा शब्द शब्द जो है रटे रहना चाहिए। रिपब्लिक किसकी पुस्तक है? रिपब्लिक प्लेटो की पुस्तक है। इसका उपशीर्षक ही न्याय था। देखिए जो ऊपर न्याय की चर्चा हम लोग कर ही रहे थे ना, देखिए आ गया न्याय। इसका जो उपशीर्षक ही न्याय था और इसी पुस्तक में आदर्श राज्य के बारे में भी चर्चा की गई। आदर्श राज्य के बारे में भी चर्चा की गई है। शिक्षा के बारे में भी इसी किताब या प्लेटो की विचारधाराओं में आप शिक्षा के बारे में देखते हैं, बहुत अच्छी उसकी शिक्षा व्यवस्था रही है। ठीक, प्लेटो के बारे में आप गुफा के सिद्धांत या उसकी न्याय व्यवस्था, उसकी शिक्षा व्यवस्था या 30 लोगों की शासन व्यवस्था हो या सुकरात की जीवनी के बारे में जानना होगा तो आप प्लेटो को एक बार अवश्य पढ़िएगा। प्लेटो को पहला स्वप्नलोकी विचारक भी कहा जाता है। प्लेटो को पहला स्वप्नलोकी विचारक भी कहा जाता है। आखिर देखिए कि कुछ कोटेशंस हैं, जैसे पोलीमार्कस ने क्या कहा। जैसे पोलीमार्कस का भी कुछ कोटेशन देख, अब आ ही गए ऑप्शन में तो थोड़ा सा देख लेते हैं, याद आ गया। तो पोलीमार्कस ने कहा न्याय प्रत्येक मनुष्य को वह है देने में जो उसके लिए उचित हो। यानी न्याय वह है प्रत्येक मनुष्य के लिए वह देने में जो उसके लिए उचित हो। ठीक, सेल्फास, अब सेल्फास भी आ गया तो थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेते हैं। इन्होंने कहा न्याय सत्य बोलने वो अपना कर्ज चुकाने में ही न्याय है। यानी न्याय क्या है, इनके अनुसार न्याय क्या है, ये आप सत्य बोलिए और अपना कर्ज जो है चुकता कीजिए, यही न्याय है। ठीक, ट्रेसिमेक्स ने कहा, ये सबसे खतरनाक है, थोड़ा सा टाइपिंग इधर यहाँ पे होगी। ट्रेसिमेक्स ने कहा कि न्याय शक्तिशाली का हित है। न्याय क्या है? शक्तिशाली का हित है, क्योंकि आप देखे होंगे चाहे आज का युग हो चाहे प्राचीन काल हो, जो शक्तिशाली है वही सब कुछ उसके पास ही इर्द गिर्द सारी चीजें घूमती रहती है। ठीक, तो एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। पोलीमार्कस के अनुसार न्याय क्या है? न्याय वह है कि जो मनुष्य को आप वह दीजिए जो उसके लिए उचित हो, वही न्याय। यानी कोई मनुष्य है, आप उसको वो चीज दीजिए जो उसके लिए उचित हो, भले उसको बुरा लगे, लेकिन वह यदि उसके लिए उचित है तो वह चीज आप उसको प्रदान कीजिए, यही न्याय है। या किसने कहा? या पोलीमार्कस ने कहा। यानी जो उचित व्यक्ति के लिए हो आप वही दीजिए। ऐसा नहीं हो कि वो कुछ आप दे रहे हैं जो उस व्यक्ति के लिए कोई उचित नहीं है, कोई उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो उसका क्या मतलब, कोई उसका से मतलब तो रह नहीं जाएगा। इसलिए पोलीमार्कस ने कहा है कि न्याय प्रत्येक मनुष्य के लिए हुआ है जो उसके लिए आप प्रत्येक मनुष्य को दीजिए जो उसके लिए देने में उचित हो। यह चीज पोलीमार्कस ने कहा। अगले जो हमारे सल्फास हैं, ये कहते हैं कि न्याय सत्य बोलना वह अपना कर्जा चुकाना है। मतलब आप सत्य बोलिए पहले, तो झूठ मत बोलिए। लेकिन सब लोग झूठ बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, आप भी बोलते होंगे। 100% सत्य है कि आज के जमाने में कोई सत्य नहीं बोलता है, सब कुछ ना कुछ झूठ तो बोलते ही बोलते हैं, लेकिन यह न्याय नहीं है। ठीक है, आप जो है सत्य बोलिए और अपना कर्जा, किसी से कर्जा वर्जा लिए हो तो उसको चुका दीजिए। ठीक है, यही क्या है, यही न्याय है। आगे ट्रेसिमैक्स का जो कथन है क्या है कि न्याय शक्तिशाली का हित है। न्याय क्या है? न्याय शक्तिशाली का हित है, मतलब अगर आप शक्तिशाली हैं तो आप जो कह रहे हैं वही क्या होगा, वही न्याय होगा। आइए तो, यानी हम जान गए कि इसका उत्तर जो है इनमें से कोई नहीं, इसका जो उत्तर है इनमें से कोई नहीं है। मतलब यह जो कोटेशन है न्याय सबके लिए एक समान है, उसमें मित्र व शत्रु का कोई भेद नहीं होता। यह चीज किसने कहा था? यह चीज प्लेटो ने कहा। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, युद्ध होना चाहिए शांति के लिए व काम होना चाहिए आराम के लिए। बहुत अच्छी चीज है, जिसने भी कहा होगा तो बात की चीज है, लेकिन कहा बहुत बढ़िया है। आज ये भी क्वेश्चन कोटेशन का ही है, कथन का ही है। अब कथन ये कह रहा है कि युद्ध होना चाहिए शांति के लिए, यानी आप लड़िए किसके लिए? शांति के लिए लड़िए। जैसे कभी अमेरिका किसी दूसरे कमजोर देश पे हमला करता है, कहता है हम लोकतंत्र को बचाने के लिए युद्ध कर रहे हैं, या शांति के लिए युद्ध होता है, ये साफ सोच सकते हैं। यानी होती अशांति है, लेकिन नाम क्या दिया जाता है कि शांति के लिए युद्ध हो रहा है और काम होना चाहिए आराम के लिए। जब आप काम करेंगे तभी आप आराम कर पाएंगे। थोड़ा सा विरोधाभासी चीजें हैं, लेकिन अब देखते हैं किसने कहा था। यह चीज मैक्सी ने कहा था, यह चीज बार्कर ने कहा था, यह चीज अरस्तु ने कहा था, या से कोई नहीं। अब बिना देरी किए डायरेक्ट उत्तर ही जान लेते हैं। यह चीज किसने कहा था? यह चीज अरस्तु ने कहा था। यानी इसका जो राइट आंसर क्या है, सॉरी, इसका जो राइट आंसर है वह अरस्तु है। आइए थोड़ा सा अरस्तु के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा रिवीजन पर्पस में मैं समझता हूँ बढ़िया रहता है। कुछ चीजें अगर भूलती रहती हैं तो वो चीजें रिकॉल हो जाती हैं। चलिए थोड़ा सा अरस्तु के बारे में भी जान लेते हैं। अरस्तु का जो जन्म था वह कहाँ पे हुआ था? मिसोडोनिया के इस्टाग्री प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मिसोडोनिया के इस्टाग्री, तो इस्टागिरा होगा शायद, हाँ इस्टागिरा में 384 ईसा पूर्व हुआ था।
अरस्तु का जो जन्म है मेसिडोनिया के स्ट्रागिरा में 384 ईसा पूर्व हुआ था और इसकी मृत्यु जो है 322 ईसा पूर्व। यानी मुझे लगता है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके गुरु अरस्तु की भी मृत्यु हो गई। ठीक, इसके जो विद्यालय का नाम था, इसके जो विद्यालय का नाम था वह जो है द लाइसियम था। विद्यालय का नाम जो है द लाइसियम था। और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम पॉलिटिक्स, आपको शायद पता ही होगा, बहुत अच्छी पुस्तक है। क्या है? पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स से कुछ याद आया, अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। ठीक, इनके तमाम विचार हैं पॉलिटिक्स में या और भी इनकी पुस्तकें हैं, जैसे इनका दास्ता का विचार थोड़ा सा वर्तमान समय में फिट नहीं बैठता है, या आदि जो विचार हैं इनके, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के तमाम अन्य जो है विचार हैं इनके। लेकिन इसके साथ साथ एक खूबी और मैं बता दूं अरस्तु के बारे में, अरस्तु को अन्य विषयों का भी ज्ञान था। अरस्तु को जो है राजनीति के साथ साथ अन्य विषयों का भी ज्ञान था, इसलिए इसको जो है तमाम विषयों का पिता भी कहा जाता है। जैसे अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, अरस्तु को जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है, अरस्तु को इसके साथ 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 अरस्तु को तुलनात्मक राजनीति का पिता कहा जाता है। इसके तुलनात्मक राजनीति का पिता कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि अरस्तु ने 158 संविधानों का अध्ययन किया था, इस वजह से इसको जो है संविधान का भी पिता कहा जाता है। इसका पिता कहा जाता है, इसको संविधान का भी पिता कहा जाता है। इसके बारे में मैक्सी लिखता है कि अरस्तु प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक। इसके बारे में मैक्सी लिखता है कि जो अरस्तु है क्या है, वह प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक है। वहीं बार्कर कहता है कि अरस्तु में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, वहीं जो बार्कर कहता है कि अरस्तु में जो राजनीतिक दृष्टिकोण है वह किस लिए है, वह बड़ी सीमा तक उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण है। क्योंकि अरस्तु एक राजघरानों से संबंधित व्यक्ति था, तो इसलिए बार्कर ने कहा कि जो जो उसका जो दृष्टिकोण है अरस्तु का, वह राजनीतिक दृष्टिकोण इसलिए है क्योंकि उसका जो फैमिली बैकग्राउंड था वह वहीं से आया था। अमूमन ऐसा होता भी है, उसमें बार्कर ने नया तो मेरे ख्याल से उस समय ही वो चीजों को पहचान गया था, या पहचानने वाली कुछ नॉर्मल सी बात है कि व्यक्ति जिस परिवेश में पला रहेगा उसके विचार भी कैसे होते हैं, उसी टाइप के होते हैं। तो अरस्तु का जो जीवन यापन था, जैसे वो जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान का पिता इसलिए कहलाया क्योंकि वह उसके पिताजी वैद्य थे, राजसी वैद्य थे, इसलिए उसको जीव विज्ञान के बारे में, जंतु विज्ञान के बारे में पता था। तो जब राजसी वैद्य थे तो स्वाभाविक है कि कुछ राज की चीजें भी उनके इर्द गिर्द घूमती रही होंगी, इसलिए जो उसका दृष्टिकोण राजनीतिक इसलिए होता है क्योंकि उसकी फैमिली बैकग्राउंड भी उसी प्रकार की थी। इस तरीके की बात बार्कर कहता है कि अरस्तु का जो दृष्टिकोण राजनीतिक दृष्टिकोण इस वजह से है क्योंकि उसका उसके पीछे पीछे उसके फैमिली की बहुत बड़ी भूमिका अदा है। यानी इसका जो सबसे जो राइट आंसर होगा क्या होगा, अरस्तु होगा। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है लूट प्रणाली का परंपरागत घर किसे कहा जाता है। यानी लूट प्रणाली का परंपरागत घर किसे कहा जाता है? क्या अमेरिका को कहा जाता है, ब्रिटेन को कहा जाता है, भारत को कहा जाता है, चीन को कहा जाता है? हमने कल जब नौकरशाही के बारे में क्वेश्चन आया हुआ था एफएम मार्क्स का, तो कल इसके बारे में बहुत विस्तृत तो नहीं, संक्षिप्त चर्चा की गई थी। इसलिए आज इस क्वेश्चन को रखा गया है कि आपको थोड़ा सा रिकॉल या रिवीजन हो जाए। लूट प्रणाली के बारे में इसका एक दूसरा नाम भी है, कौन सा? संरक्षक नौकरशाही। यानी लूट प्रणाली को हम संरक्षक नौकरशाही के नाम से भी जानते हैं। कुछ याद आया? नहीं याद आया वो चलिए नहीं बता देते, हम तो बताने के लिए कहिए बैठे। लूट प्रणाली का जो परंपरागत घर कहा जाता है वह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका को कहा जाता है। इसको कहा जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका को कहा जाता है, मतलब इसका जो राइट आंसर है वह है अमेरिका। लूट प्रणाली में होता क्या है? लूट प्रणाली में भाई भतीजावाद, जो आज बहुत फेमस भाई भतीजावाद होता है, यानी एक तरीके से हम कहें तो भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं वह लूट प्रणाली में व्याप्त। इसके बारे में एफएम मार्क्स ने बहुत सी चीजें बताई और मुझे लगता है कि लूट प्रणाली, जैसे हम लोगों ने भारतीय संविधान में बहुत सी चीजें लिया था ना, इसलिए भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है, तो मुझे लगता है कि लूट प्रणाली भी
हालांकि भारत में बहुत पहले से व्याप्त है, लेकिन ऐसा मान सकते हैं, मानने के लिए, मानने में क्या जाता है, मानने के लिए पूरा संसार अपना है। तो मान सकते हैं हम कि लूट प्रणाली भी हमको जो है कहाँ से प्राप्त हुई है, अमेरिका से प्राप्त हुई। इसके साथ साथ देखते हैं कि अमेरिका से हम लोगों को और क्या मिला है। अमेरिका से हम लोगों को मौलिक अधिकार मिला है। ठीक, क्या मिला है? मौलिक अधिकार मिला है हमको। ठीक, प्रस्तावना मिली है। क्या मिला है? प्रस्तावना मिली है। प्रस्तावना के साथ साथ संविधान की सर्वोच्चता मिली है। क्या मिली है? संविधान की सर्वोच्चता भी हमने वहीं से लिया है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति भी वहीं से लिया है। क्या लिया है? न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति भी हम लोगों ने वहीं से लिया है। उपराष्ट्रपति का पद भी वहीं से लिया है। हाँ? उपराष्ट्रपति का पद भी हम लोगों ने वहीं से लिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भी हम लोगों ने वहीं से लिया है। यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भी हम लोगों ने वहीं से लिया है। अब नीचे एक ऑप्शन और लगा है हमारे ब्रिटेन, जो हमारे पहले शासक थे ब्रिटेन वाले, तो हम देख लेते हैं कि वहां से भी क्या हम लोगों ने कुछ चीजें लिया है। तो बिल्कुल लिया है भाई। हम अमेरिका से ले सकते हैं तो ब्रिटेन से लेने में क्या जाता है। वहां से जैसे हम लोगों ने विधि का शासन लिया है। क्या लिया है? विधि का शासन लिया है। विधि के शासन के साथ साथ संसदीय व्यवस्था भी हम लोगों ने वहीं से लिया है। संसदीय व्यवस्था भी हम लोगों ने वहीं से लिया है। यहीं से हम लोग एक होना सीखे हैं, यानी एकल नागरिकता भी हम लोगों ने वहीं से लिया है। ठीक, उसके साथ साथ हमारे जो सांसदों के विशेषाधिकार है, संसदीय विशेषाधिकार भी हम लोगों ने वहीं से लिया है। फिर आगे देखते हैं कि चाइना से हम लोग बहुत कुछ ले रहे हैं, लेकिन स्वाभाविक है, मतलब उस समय उतना डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन सोवियत संघ था, सोवियत संघ से हम लोगों ने मौलिक कर्तव्य लिया था। चाइना में कौन सी शासन प्रणाली लागू है? चाइना में कम्युनिस्ट शासन की व्यवस्था है। सोवियत वाली व्यवस्था से थोड़ा सा बदला हुआ रूप, खुले व्यापार के नीति का समर्थन करने वाला चाइना है। चलते हैं अपनी अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह कह रहा है कि फरक्का संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? फरक्का संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? फरक्का एक नदी का नाम है। क्या हस्ताक्षर 2007 में हुए, या 1987 में हुए, या 1972 में हुए, या 1996 में हुए? देखते हैं फरक्का संधि का हस्ताक्षर कब हुआ। तो फरक्का संधि का जो हस्ताक्षर है वह जो है 4 दिसंबर 1996 को हुआ। कब हुआ? 4 दिसंबर 1996 को हुआ। या तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1996। बाकी देख लेते हैं कुछ और भी सन यहाँ पे मेंशन है। तो अन्य सन में क्या हुआ था? तो सबसे पहले 2007 यहाँ पे मेंशन है। सॉरी, थोड़ा जुकाम की वजह से गला बैठ गया है। तो 2007 में क्या हुआ था? 2007 में अफगानिस्तान को दक्षेस का सदस्य बनाया गया। 2007 में अफगानिस्तान को दक्षेस, दक्षेस के बारे में जानते हैं ना, उसका सदस्य 2007 में अफगानिस्तान को बनाया गया। आगे 1987 में क्या हुआ था? 1987 में भारत और कौन? श्रीलंका के बीच में एक संधि होती है, एक समझौता होता है, और उस समझौते के बाद भारत से एक शांति सेना, कौन सी शांति सेना कहाँ जाती है? श्रीलंका जाती है और लिट्टे अभियान में भाग लेती है। और एक तरीके से कहिए कि भारत की एक बहुत बड़ी विदेशी नीति एक फेलियर था। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के ऊपर भी श्रीलंका में वो गए, तो किसी कारण उनको हमला भी कर दिया था। एक तरीके से मानिए तो भारत थोड़ा सा इंटरनेशनल मामले में थोड़ा सा फेलियर था। तो ऐसे वह संधि कब हुई थी? 1987 में हुई थी। अगला जो हमारा अगला ऑप्शन है वह है 1972। अब देख लेते हैं 1972 में क्या हुआ था। 1971 के युद्ध के बाद, 1971 के युद्ध के बाद जो है भारत और पाकिस्तान में शिमला समझौता हुआ था। कौन सा? शिमला समझौता हुआ था। और इस समझौते में पाकिस्तान ने माना कि हमें बांग्लादेश, यानी जो पूर्वी बंगाल था, उसको एक अलग देश के रूप में हम मान्यता देंगे। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने उससे पहले 1971 में पाकिस्तान की कमर तोड़ते हुए उसके 2 टुकड़े कर दिए थे। बाकी तो कहानी आपको पता ही होगी। 1972 में शिमला समझौता हुआ था। डेट हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, अमूमन परीक्षाओं में पूछ लेता है। 2007 में क्या हुआ? 2007 में श्रीलंका अफगानिस्तान को दक्षेस में शामिल किया गया। 1987 में क्या हुआ? 1987 में श्रीलंका और भारत के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत एक शांति सेना श्रीलंका में भेजी गई। 1972 में क्या हुआ? 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ, और पाकिस्तान ने यह माना कि हम बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। 1996 की कहानी आपको पता ही है कि फरक्का जो संधि हुई थी वह जो है भारत और बांग्लादेश के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी? भारत और बांग्लादेश के बीच हुई थी। भारत और बांग्लादेश के बीच हुई थी। और फरक्का जो नदी है उसके जो पानी वितरण के बारे में इस समझौते में उल्लेख किया गया है। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन अगला कह रहा है कि भारत में मंत्रिमंडल व्यवस्था का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में
मंत्रिमंडल व्यवस्था का जन्मदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, लॉर्ड माउंटबेटन को कहा जाता है, लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है कि लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है। देखिए, मंत्रिमंडल व्यवस्था के बारे में तो आप जानते ही होंगे। अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में शायद देखा था कि संसदीय शासन व्यवस्था को भी एक तरीके से दूसरा उसका नाम है मंत्रिमंडल व्यवस्था, जो यूके से लिया गया है। तो आप देख रहे होंगे, ये जो चारों नाम है आपके यूके से ही हैं, चाहे वो लॉर्ड रिपन हो, चाहे लॉर्ड माउंटबेटन हो, लॉर्ड कैनिंग हो या लॉर्ड कर्जन। अब देखिए इसमें सबसे राइट आंसर कौन सा है? तो जो सबसे दयालु होगा वही मंत्रिमंडल की शुरुआत करेगा। तो जो दयालु कैनिंग भी हमने कल शायद किसी लेक्चर में भी बताया था कि जो 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने ही मंत्रिमंडल व्यवस्था का जन्मदाता कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। एक सवाल मैंने कल से मैं बता रहा हूँ कि लॉर्ड कैनिंग का जब भी मैं नाम लेता हूँ तो एक दयालु कैनिंग शब्द जोड़ देता हूँ, क्योंकि जब 1857 की क्रांति हुई तो उस क्रांति के दौरान जो लोग कैद किए गए थे उनको कैनिंग ने रिहा कर दिया था। इसलिए इसको कैनिंग को दयालु कैनिंग भी कहा जाता है। इसलिए इसको दयालु कैनिंग भी कहा जाता है। इसी के साथ साथ लॉर्ड कैनिंग को बारे में कहा जाता है कि जो विभागीय प्रणाली है, देखिए अगर मंत्रिमंडल बनेगा तो विभाग बनेगा, कंफर्म है। तो आप दोनों चीजों को एक साथ जोड़ने का प्रयास कीजिएगा कि भारत में मंत्रिमंडल व्यवस्था का जो जो जन्मदाता लॉर्ड कैनिंग है, यही विभागीय प्रणाली का भी जन्मदाता माना जाता है। दोनों चीजें एक साथ अगर मंत्रिमंडल है तो उसका विभाग है, जो मंत्रिमंडल का जन्मदाता होगा वो विभाग का भी जन्मदाता होगा। तो कंफर्म हो गया कि लॉर्ड कैनिंग दो जन्मदाता है, एक मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के, दूसरे विभागीय व्यवस्था के। बाकी जो नाम दिए गए हैं अच्छे नाम है, थोड़ा सा परिचय के बारे में जान लेते हैं। लॉर्ड रिपन का नाम है, बहुत अच्छे वायसराय थे। एक ऐसे वो पहले वायसराय थे जो महारानी विक्टोरिया के जो घोषणा पत्र में आया 1858 में शायद थी, एक बार उसको करेक्ट लीजिएगा तिथि अपने अनुसार। तो जो उन्होंने घोषणा पत्र में दिया था अपने, उस घोषणा पत्र के हर वादे को पूरा करने का जो प्रयास किया था लॉर्ड रिपन ने प्रयास किया था। और लॉर्ड रिपन के समय में मुझे एक थोड़ा सा विस्मित हो रहा है, उसका सारांश मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें हुआ यूं था कि प्राचीन उस समय ब्रिटेन में, तो भारत में जो ब्रिटिश भारत था उसमें दो प्रकार के जज होते थे। यदि मामला जो है किसी भारतीय का है तो उसको दोनों जज सुनवाई कर सकते थे। उसको जो है दोनों जज सुनवाई कर सकते थे, यानी अगर कोई अंग्रेज जज है वो भी सुनवाई कर सकता था, और यदि भारतीय जज है तो वो भी सुनवाई कर सकता था। लेकिन यदि मामला किसी अंग्रेज का है तो उस पर जो सुनवाई करेगा अंग्रेज जज ही करेगा, भारतीय जज उस मामले में सुनवाई नहीं कर सकता है। तो लॉर्ड रिपन ने इसको सुधारने का प्रयास किया, अंततः वो असफल हो गया और 4 वर्ष का समथिंग उसका कार्यकाल रहा। उसके बाद उसकी भारत से विदाई कर दी। अगला जो हमारा नाम है लॉर्ड माउंटबेटन का नाम है, इनके बारे में जानते होंगे। ये भारत से के स्वतंत्रता के जस्ट पहले और जस्ट बाद के गवर्नर जनरल थे, यानी कह सके अगर क्वेश्चन बनाने के लिए आ जाते हैं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल का क्या नाम था, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे पहले भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, जिनकी अच्छी बनती थी पंडित जवाहरलाल नेहरू से। कुछ लाभ भी हमको मिला, ऐसी बात नहीं है। लॉर्ड माउंटबेटन की वजह से भारत को पाकिस्तान बंटवारे के समय बहुत लाभ भी मिला था। अगला जो हमारा कहने के बारे में हमने अपने से तो चर्चा कर ही लिया है। लॉर्ड कर्जन के बारे में देखते हैं। लॉर्ड कर्जन जो है एक बहुत खूंखार प्रकार का व्यक्ति था, सिंपल सी भाषा में खूंखार प्रकार का व्यक्ति था। यह जो है बंगाल विभाजन में इसका प्रमुख योगदान था। कांग्रेस विभाजन में भी इस बंदे का अच्छा खासा योगदान था। और ये कहिए तो एक प्रकार से जो राष्ट्रवाद की लहर पड़ी भारत में, जो राष्ट्रवाद की लहर पड़ी भारत में, उसमें लॉर्ड कर्जन का प्रमुख योगदान था। लेकिन इस राष्ट्रवाद के उदय के साथ साथ हिंदू मुस्लिम विवाद जो आप देखते हैं आज तक चला आ रहा है, इसमें भी लॉर्ड कर्जन की अच्छी खासी भूमिका थी। जो हिंदू मुस्लिम विवाद चला आया भारत में, वो उसमें भी अच्छी खासी भूमिका किसकी थी? लॉर्ड कर्जन की थी। आइए चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन अगला कह रहा है कि सॉरी थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक ही हो गया है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में उसके नाम के साथ साथ राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया? थोड़ा सा क्वेश्चन के बाद दोबारा समझने का प्रयास करते हैं कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में उसके नाम के साथ राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया, यानी कांग्रेस का ऐसा कौन सा अधिवेशन था कि उसके नाम के साथ साथ उसमें राष्ट्रीय शब्द जोड़ दिया गया, यानी कांग्रेस का नाम राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया। क्या वह अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन 1996 का था, कि कलकत्ता अधिवेशन 1906 का था, या लखनऊ अधिवेशन 1916, या नागपुर अधिवेशन 1891?
मुझे लगता है कि कुछ टाइपिंग मिस्टेक और भी कहीं पे होगी। यहाँ पे 1996 ना करके आप 1896 कर लीजिएगा। एक सेकंड, इस डेट को आप 1896 कर लीजिएगा। ठीक, 1896 कर लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है कि नागपुर अधिवेशन 1891 ईस्वी में कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। कौन सा शब्द जोड़ा गया? राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। ठीक, इस अधिवेशन की खासियत थी कि इस अधिवेशन में सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा जो लिखित वंदे मातरम था वह गाया गया था। ठीक, सॉरी, और कलकत्ता के अधिवेशन 1906 में, तो कलर चेंज कर लेते हैं, इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा सबसे पहले अपने भाषण में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। यानी जो स्वराज शब्द का प्रयोग जो सबसे पहले किया गया था वह कलकत्ता के अधिवेशन 1906 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था अपने भाषण में। अंतिम जो हमारा है लखनऊ का अधिवेशन 1916, तो आपको याद ही होगा, कल के क्वेश्चन में था कि सूरत अधिवेशन ताप्ती नदी के किनारे 1907 ईस्वी में जो कांग्रेस का विभाजन हो गया था, वह विभाजन नरम दल और गरम दल के बीच में हुआ था। और फिर लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस के दोनों गुट थे वो क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता भी होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है कि 14/1/1980 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? हमारा जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन देखने में तो बड़ा आश्चर्यचकित बड़ा थोड़ा सा, कि 14/1/1980 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी जी थी, या चौधरी चरण सिंह थे, या विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, या चंद्रशेखर सिंह थे? आइए बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने करेक्ट आंसर की तरफ। तो 14/1/1980 को जो भारत की प्रधानमंत्री थी वो कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी का 2 कार्यकाल पाया जाता है। पहला जो उनका कार्यकाल था वह था 24/1/1964 से 11/1/1966। 2 कार्यकाल इनका था। पहला जो कार्यकाल है वह 14/1/1964 से 11/1/1966 था। जो इनका दूसरा कार्यकाल था वह था 14/1/1980 से 31/10/1984। जिनका दूसरा कार्यकाल है वह अंतिम, इस कार्यकाल का अंतिम डेट कौन सी थी? 11/1 सॉरी 31/1/1984। थोड़ा सा डेट का इशू है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक बार दोबारा सुन लीजिए। इंदिरा गांधी जी का 2 कार्यकाल था। पहला कार्यकाल इनका 24/1/1964 से 11/1/1966 तक था। दूसरा इनका कार्यकाल 14/1/1980 से 31/10/1984 तक था। सॉरी। अगले हमारे प्रधानमंत्री हैं चौधरी चरण सिंह जी। इनका भी कार्यकाल थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनका कब से कार्यकाल था। इनका जो कार्यकाल था वह था 28 साल 1979 से 14/1/1980, यानी 28 साल 1979 से 14/1/1980। अगले जो हमारे प्रधानमंत्री हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, इनका भी कार्यकाल थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा कलर चेंज करके। इनका जो कार्यकाल था वो था 02/12 से 12/1989, यानी 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990। 10 नवंबर 1990। अगले जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जगह तो है, चंद्रशेखर सिंह। इनका जो कार्यकाल था 10 नवंबर 1990 से इनका जो कार्यकाल 21 जून 1991 था। तो देखते हैं हम कि इंदिरा गांधी जी के यदि कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो बाकी ये तीनों प्रधानमंत्रियों की जो भारत में स्थिति थोड़ी संक्रमणकालीन स्थिति पाई गई, जिसे हम कह सकते हैं कि एक तरीके से लोकतंत्र का भद्दा मजाक भी बनाया गया, क्योंकि इनके आप देख रहे हैं कार्यकाल एक वर्ष के ही हैं। और इन प्रधानमंत्रियों में चौधरी चरण सिंह जी ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने किसी भी संसद सत्र का सामना नहीं किया था। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है कि संविधान में किसका प्रावधान नहीं है? संविधान में किसका प्रावधान नहीं है?
कार्यवाहक राष्ट्रपति का प्रावधान नहीं है, कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री का प्रावधान नहीं है, कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री का प्रावधान नहीं है, कि कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का प्रावधान नहीं है। तो देखते हैं कि संविधान में कार्यवाहक राष्ट्रपति का प्रावधान है, यानी ये आंसर हमारा नहीं होगा। कार्यवाहक मुख्यमंत्री का भी प्रावधान है। जब राज्य में चुनाव हो या किसी भी अस्पष्ट दल के नेता को कोई बहुमत नहीं मिलता तो राज्यपाल जो है अपनी इच्छा से या अपने विवेक के माध्यम से मुख्यमंत्री बना सकता है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री का भी जो प्रावधान है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री के आकस्मिक किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया गया है, ऐसा भी नियम है। लेकिन कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का प्रावधान नहीं है। कहने का मतलब है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में आप लोग जानते हैं, तो देश का क्या होता है? प्रथम नागरिक होता है और देश के समस्त कार्यपालिका और व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां दोनों इसमें ऐड होती हैं, राष्ट्रपति में ही ऐड होती हैं। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। मुख्यमंत्री के बारे में आप जानते हैं कि राज्यपाल को परामर्श देने के लिए एक मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। यह जो है विधानसभा के बहुमत दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री के विषय में भी आप जानते होंगे कि राष्ट्रपति के सलाह के लिए एक मंत्रिमंडल समेत प्रधानमंत्री की एक मंत्रिमंडल की नियुक्ति की जाती है, जिसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। यह जो है लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। उपराष्ट्रपति के बारे में जानते ही होंगे कि उपराष्ट्रपति जो है कहाँ का? राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है। अतएव इसका जो राइट आंसर है वह है कार्यवाहक राष्ट्रपति, वह है कार्यवाहक राष्ट्रपति। इसी के साथ इस टेस्ट श्रृंखला का आज यहीं तक। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। कोई यदि आपके सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में इस चीज को जरूर कमेंट कीजिएगा। थोड़ा सा जुकाम हो गया इसलिए थोड़ा सा गले में खराश की वजह से कुछ बोलने में असुविधा हो रही है। क्वेश्चन के साथ साथ आप जो है क्वेश्चन के एक्सप्लेन को भी अवश्य देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन भले ही कम आते हैं लेकिन एक्सप्लेन में कम से कम एक क्वेश्चन के साथ साथ 5 से 7 क्वेश्चन करा दिए जाते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, जिसको हम सिंपल समझ के इग्नोर करते हैं। यही चीजें परीक्षा में घातक सी होती है। तो इसका एक्सप्लेन आप जरूर देखिएगा। कोई सुझाव हो तो उसको कमेंट में अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।